20 नवंबर को सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने एक वेबिनार के जरिए ये अनाउंस किया कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स बेस्ड पूछे जाएंगे। मतलब कि इंग्लिश के अभी अभी आए सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो सीबीएसई ने झटका दिया था वो सच था। कौन सा झटका आप लोगों ने देखा नहीं, दिखा देता हूं। अब आपका 50% पेपर जो एमसीक्यू बेस्ड है, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, उसमें एमसीक्यूज एक नए स्टाइल में पूछे जाएंगे जो आज तक कभी ना पूछा गया। ये सभी एक नए स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिन्हें इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें आपको किसी चीज को समझना होता है, उसका निष्कर्ष निकालना होता है और जो गिवन ऑप्शंस होते हैं उनके सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन को उससे मैच करना होता है और मार्क कर देना होता है। चाहे फिर आपके क्वेश्चन रीडिंग पैसेजेस के हो या फिर लिटरेचर के हो, एक्सट्रैक्ट्स हो, फुटप्रिंट विदाउट फीट के या फिर फर्स्ट फ्लाइट के। और ऐसे क्वेश्चन से ही आपका पूरा 50% पेपर आएगा। जी हां दोस्तों, 50% पेपर जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और जिसमें ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, ट्रिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, सीबीएसई ने ऐसा किया क्यों है? क्योंकि सीबीएसई चाहता है कि आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करें, अपना एनालिटिकल अप्रोच लगाएं, अपनी क्यूरियोसिटी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को समझें और फिर जो ट्रिकी ऑप्शंस दिए गए हैं उनको चूज करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको इसके लिए कोई बुक नहीं मिलेगी जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपका काम आसान कर दिया जाए। आपके 50% मार्क्स मैं आपको दिलाने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। YouTube के इतिहास में पहली बार मैं आपका इंग्लिश का पार्ट ए जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है वो पूरा कवर करवाने जा रहा हूं, आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो ना तो आपको आसान लगे, आपको कोई मुश्किल ना लगे, आप आसानी से उसको अप्रोच कर पाओ, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। जिसके लिए मैं एजुकार्ट का एक फ्रेश सैंपल पेपर लेके आया हूं। इसमें से मैं क्यों करवाना चाह रहा हूं? क्योंकि जी ये पहला सैंपल पेपर ऐसा है एजुकार्ट वालों का जो इन्होंने लॉन्च किया है जिसमें 100% इसी तरह के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को समझने की। ऐसी कोई और मुझे बुक नहीं मिली जिसमें इतने सारे क्वेश्चन इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हो, इतने अच्छे से दिए गए हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए दोस्तों, इस सैंपल पेपर की मदद से हम आज देखते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव पेपर हम कवर करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आपका पार्ट ए 40 नंबर का है, 40 मार्क्स का है, जो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला है आपका रीडिंग सेक्शन, दूसरा है आपका लिटरेचर और तीसरा है आपका ग्रामर। रीडिंग सेक्शन के अंदर आपके 2 सवाल होंगे जो कि 20 नंबर का है। क्या कहा मैंने? 20 नंबर का, ध्यान से सुनना, ठीक है। दूसरा है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर में आपके 5-5 नंबर के 2 पोएट्री और प्रोज होंगे जो कि 10 नंबर हो गए टोटल। यानी लिटरेचर और हमारा रीडिंग सेक्शन 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है दोस्तों। और तीसरी चीज है हमारी ग्रामर, जिसके अंदर 3 सवाल होंगे और ये हमारी 10 नंबर की होगी। इस तरह से पूरे 40 नंबर आपके बन जाते हैं। तो आज अभी हम सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं 2 सेक्शन पे, रीडिंग और लिटरेचर पे, क्योंकि ये 30 नंबर की होती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे बोर्ड वालों, मेरे हाथ में इस वक्त एजुकार्ट का सैंपल पेपर है। ये न्यूली लॉन्च सैंपल पेपर है। इसके अंदर जो आपके नए वाले एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वो इसमें लिखे हुए हैं। उसकी प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हो। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हो। फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहो। मैं आपको ये सॉल्व करवाने वाला हूं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। तो मैं सैंपल पेपर 4 खोल रहा हूं जो पेज नंबर 53 पे है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर ही लिखा है कि मैक्सिमम मार्क्स 80 है, 80 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसके अंदर पार्ट ए 40 मार्क्स का है। यानी 50% मार्क्स किसमें है? पार्ट ए में है। और पार्ट ए में क्या क्या मैं आपको बता ही चुका हूं कि 3 सेक्शन है, रीडिंग, लिटरेचर और ग्रामर। और सारे ही क्या है? ये सारे ही एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है जी। उसके अंदर लिखा है कि भाई रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का है। मैंने आपको बताया था 20 नंबर के आपके रीडिंग सेक्शन हो रहा है। कुछ भी नहीं करना, रीड करना है, समझना, आंसर देने हैं, टिक लगाना है, 20 नंबर पक्के। हाँ, इतना आसान है ये। अब इसमें पैसेज है, आपके 2 पैसेज हैं। पैसेज को करने का तरीका क्या होता है? मैंने आपको अपनी पुरानी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि पैसेज करने के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाओ, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लो और फिर उसका आंसर ढूंढो। लेकिन अब जो ये चेंज आया है, अब जो एमसीक्यूज बदल गए हैं, तरीका बदल गया है, आपकी एनालिटिकल जो अप्रोच है उसको देखा जाएगा, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को देखा जाएगा। उसमें ये वाली टेक्निक काम नहीं करने वाली है। मैं ही अब आपसे कह रहा हूं कि अब से बोर्ड वालों ध्यान से सुन लो,
आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो पूरा पैसेज है ना ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। पैसेज को अच्छे से पढ़ना, समझना, अपना टाइम लगाना, उसके बाद ही आप आंसर कर पाओगे, वरना गलती कर दोगे। तो याद रखना है क्या करना है, पैसेज को हमें अच्छे से पढ़ना है, टाइम लगाना है, समझना है कि उसमें क्या लिखा है। क्योंकि जो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पता है कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या हो रहा है, जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या कहना चाह रहा है, इस वर्ड से उसकी क्या मुराद है, क्या रेफरेंस देना चाह रहा है, वो इस तरह की बातें पूछी गई हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि आपने कितना समझा है। तो क्या करना है, पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो अभी हमारे सामने एक पैसेज दिया गया है जो कि 5 पैराग्राफ के अंदर डिवाइड किया गया है। अब ये बहुत लंबा है, मैं आपके सामने अभी तो नहीं पढ़ सकता रियल टाइम के अंदर। एक काम करते हैं, वीडियो को आप पॉज करो, मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं, 2 मिनट में जल्दी से इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने देखा कि जो मेरा पूरा पैसेज था ये वल्चर्स के ऊपर था, गिद्ध के ऊपर था, कि गिद्ध कैसे खाते हैं, उनकी चोंच का क्या काम होता है और किस तरह से वो खत्म हो गए, किस तरह से वो मर गए, उनके बारे में मेनली ये सारी जानकारी दी गई थी। इंडिया के अंदर गिद्ध कैसे रहते थे, उनका क्या रोल था, ये सारी बातें गिद्ध के ऊपर थी मेनली। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस क्वेश्चन देखते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, On the basis of your understanding of the passage, answer any 10 questions from the 12 that follow. देखो कितना आसान काम किया गया है। आपसे कहा गया है कि on the basis of your understanding, यहां पे जिस छुपा हुआ है, ये कह रहा है जितना आपने समझा है, समझने के ऊपर आपके नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो समझने के ऊपर आपके नंबर है, क्वेश्चन आपके समझने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, और 12 में से 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि भाई ये वाला सवाल समझ नहीं आ रहा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, आपके पास 2 क्वेश्चन की चॉइस है। ठीक है, Vultures serve an important role in the ecological cycle as, जो vultures होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल साइकिल के अंदर। इस तरह का ना पैराग्राफ में था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सेकंड पैराग्राफ के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, Vultures serve an important role in the ecological cycle processing dead bodies of animals। आपको पता ही होगा गिद्ध क्या करते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनका जो मृत शरीर होता है उसको खाते हैं। कौन? जो गिद्ध होते हैं, वल्चर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, बड़ा आसान सा सवाल था ये, दे ईट लेस, ये कम खाते हैं। अब ये तो कोई आंसर नहीं हुआ कि कम खाते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन फूड वेब, ये भी नहीं है। फॉर दे प्रोसेस डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, तो ये आंसर मेरा था कि भाई क्या करते हैं, प्रोसेस करने में जो जो डेड बॉडीज होती है एनिमल्स की, उनको खत्म करने प्रोसेसिंग में ये मदद करते हैं। तो इसका आंसर पहले का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत मजेदार है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि आप कितना समझ पा रहे हो, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कितनी है। आइए देखते हैं सवाल क्या है आपका। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स। आपसे सेंट्रल आइडिया पूछ लिया, बात ही खत्म कर दी। सेकंड ही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सेंट्रल आइडिया बता दो कि पूरा जो पैसेज है उसका मेन मुद्दा क्या है, और उसके लिए तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, इसलिए कह रहा था कि पहले पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब आपको उसमें 4 कोट्स दे रखे हैं, उन कोट्स में से एक कोट जो सही, जो आप रिलेटेबल कर पा रहे हो किससे, अपने पैसेज से, उस पे आपको टिक करना है। तो पहला है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट्स अराउंड, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। चार्ल्स डार्विन ने कहा है डेथ इज नेचर्स वे ऑफ सिंग। भाई डेथ के बारे में तो यहाँ कोई बात नहीं हुई थी। हंगर इज द बेस्ट सॉस इन द वर्ल्ड, हंगर के बारे में बात नहीं हुई थी। जस्ट रिमेंबर इट्स द बर्ड दैट्स सपोज टू सफर, नॉट द हंटर, हंटर के बारे में भी कोई बात नहीं हुई थी। अगर आपने पैसेज को ध्यान से भी देखा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, आपको समझ में, अगर थोड़ा बहुत भी आया होगा तो आपको समझ में आ गया 3 आंसर तो है नहीं, तो बचा कौन सा, पहले वाला, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट्स अराउंड, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक मजेदार बताता हूं बात आपको इस सैंपल पेपर की। इसमें आपको सॉल्यूशन दिया गया कि नहीं दिया गया, ध्यान से इसके सॉल्यूशन पे जाना, पीछे पन्ना पलटो। सॉल्यूशन में आपको रीजन भी दिए गए हैं कि सही आंसर कौन सा और कौन से सही आंसर नहीं है, वो क्यों सही नहीं है, ये भी आपको बताया गया है। फॉर एग्जांपल सेकंड का देखो भाई, बी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन 1 को सही आंसर दिया गया है और पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है द पैसेज डजंट टॉक अबाउट द लाइफ फिलॉसफी ऑफ डेथ, नॉट डज इट टॉक अबाउट हंगर, सो बी एंड सी आर नॉट द आंसर। इससे ज्यादा और क्या लोगे भाई, इससे ज्यादा क्या लोगे। आपको समझाया गया है भाई आंसर क्यों नहीं है। इसी तरह से एग्जाम में भी आपको अपना जो एनालिटिकल माइंड है, एनालिटिकल अप्रोच है, वो दिखाना है कि कोई आंसर सही नहीं है तो क्यों नहीं है, ध्यान से देख लेना, अपना थोड़ा सिक्स सेंस भी लगाना हो, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना। ठीक है, आओ चलो आगे देखते हैं।
Which of the following characteristics are apt about the writer in the following context? Meanwhile, there is a dramatic increase in secondary poisoning. Vultures feed on carcasses. Carcasses क्या होते हैं? जो भी लाशें होती हैं उनको बोलते हैं, जो मृत शरीर होता है. With poison intended to kill jackals or other predatory carnivores, or they are poisoned by the lead in animals left behind by their hunters. तो राइटर का इससे क्या कहना क्या? राइटर्स क्या ये बात जो उसने कही है कि भाई जहर दिया जाता है जो क्या कहते हैं वल्चर्स होते हैं उनको, तो इससे उसका कहने का मतलब क्या है कि वो नेग्लिजेंट है, बहुत ज्यादा कंसर्न है, पेशेंट है, वरिड है, केयरिंग है, इंफॉर्मेटिव है. अब आपको ऑप्शन दिए गए 1 and 3, 4 and 5, 2 and 5, 3 and 6. इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए. भाई हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो कंसर्न है और क्या है, वो वरिड है. क्या है? कंसर्न है और वरिड है. क्योंकि देखो नेग्लिजेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, नजरअंदाज थोड़ी कर रहा हो इन चीजों को. इंफॉर्मेटिव कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी दे रहा है, पेशेंट कोई उसको बहुत ज्यादा सब्र थोड़ी है, केयरिंग किस चीज की केयर कर रहा है, केयर थोड़ी कर रहा है. तो कंसर्न एंड वरिड मुझे सही आंसर लग रहा है. 2 and 5 जो इसका है वो आंसर सही होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा. तो हमने देखा कि क्या आंसर सही नहीं होना चाहिए और क्या सही है, दोनों को कंपैरिजन भी कर लिया तो और हमें पूरा आंसर पक्का सही पता चल गया. नेक्स्ट है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. लो सारी बात खत्म, सारे पैसेज को जितना भी आपने पढ़ा था उसका टाइटल मांग रहा है. अब बताओ कैसे दे दोगे बिना पढ़े? पैसेज को तो पढ़ना ही पड़ेगा. चलो भाई बताओ भाई टाइटल क्या होगा पैसेज का? मिस्ट्रीज ऑफ वल्चर्स द एक्सटिंक्ट स्पीशीज. भाई मिस्ट्री है कोई वल्चर? नहीं भाई, गिद्ध कोई मिस्ट्री थोड़ी है, कोई ये गीजा के पिरामिड थोड़ी हो गए. एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या ये गायब हो गए हैं, विलुप्त हो गए? बिल्कुल नहीं भाई. बर्ड स्टैंडर्ड्स, बर्ड का स्टैंडर्ड्स बताया जा रहा है. नहीं भाई देखो कुछ नहीं करना पड़ा आपको, पैसेज में जाके ढूंढना भी नहीं पड़ा इसका आंसर, वहां मिलेगा भी नहीं. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहां पे ये आंसर इसका सही है. इसकी जो फीलिंग आ रही है वो यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है उसको सर्वाइव, वही सर्वाइव करता है. ये इसी बारे में इसमें बात की गई है. तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा द रीजन बिहाइंड वल्चर्स डाइंग. जो वल्चर्स हैं, गिद्ध जो मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? दे फीड ऑन कार्केसेस लेस्ड विद पॉइजन एक्चुअली मेंट टू किल जैकल्स एंड अदर प्रेडेटर्स. अगर आपने सही से इसका पैसेज को पढ़ा होगा तो इसकी पैसेज की इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसकी सेकंड लास्ट पैराग्राफ में या लास्ट पैराग्राफ में इसके बारे में बात की गई थी. ये लास्ट पैराग्राफ में बात की गई थी. वल्चर्स फीड ऑन, ये जो आपके नीचे ही लाइन लिखी है, वल्चर्स फीड ऑन कार्केसेस लेस्ड विद पॉइजन इंटेंडेड टू किल जैकल्स और अदर प्रेडेटरी कार्निवोर्स और दे आर पॉइजन्ड बाय द लीड इन एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड देयर हंटर्स. तो इसमें कहा गया था कि उन्हें जहर देके मारा जाता है, इस तरह की बात की गई थी. तो थोड़ा बहुत भी मैं आपके लेवल पे आके समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे वर्ड मीनिंग भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो भी मैं कैसे कर सकता हूं. थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया लगे आप आंसर दे सकते हो. तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका ए हो जाएगा. ई का आंसर ए हो जाएगा. दे फीड ऑन कार्केसेस लेस्ड विद पॉइजन. ठीक है. दे आर उनका क्या शिकार किया जा रहा है? नहीं. देखो गलत आंसर गलत क्यों है ये भी देखो ना. दे डू नॉट गेट इनफ टू ईट, क्या उनको खाना नहीं मिलता? ऐसा भी नहीं है. ठीक है. दे आर डिजीज्ड, उनको बीमारी हो गई कोई. अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, उनको क्या कैंसर हो जाएगा? नहीं. ठीक है आगे बढ़ते हैं. व्हाट डज द फ्रेज मूव्ड इन टू टेक देयर प्लेस मीन इन द गिवन पैराग्राफ? मूव्ड इन टू टेक देयर प्लेस, इसका मतलब ही क्या हो रहा है? कहीं पे चले जाना और उनकी जगह ले लेना. देखो इसी बात से समझ में आ रहा है. अंडरस्टैंडिंग लगाओ, अपना माइंड लगाओ. कहीं चले जाना, जगह पे चले जाना, मूव कर जाना, किसी की जगह ले लेना, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन देखना. रिप्लेस देम, क्या आपको आपकी निगाह इस पे पड़ी, नजर इस पे पड़ी? रिप्लेस करना, सही बात है. रिप्लेस करना ही तो हो गया, कहीं जाना उनकी जगह ले लेना. कुछ और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. कंट्रीब्यूटेड इन द टास्क, हेल्प देम, रिमूव देम, ये वाले आंसर हमारे हो ही नहीं रहे. हमें समझ में आ गया है इसका आंसर क्या होगा? सी होगा. ठीक है. तो एफ का आंसर हो जाएगा हमारा सी. नेक्स्ट है व्हाई आर वल्चर्स बी कंसिडर्ड वीक? वल्चर्स की जो चोंच होती है उसको कमजोर क्यों माना जाता है? दे आर ऑफ नो यूज, क्या उसका कोई काम ही नहीं है? भाई खाना खाते हैं वो, उससे क्या बात कर रहे हो? They are meant to scoop and eat flesh only. यही बात है, वो सिर्फ उससे फ्लैश खाते, जो भी मीट होता है उसी को तो खाते हैं. तो आंसर इसका जी का मुझे पता है कि बी है, लेकिन सी पढ़ लेता हूं. दे आर यूज्ड टू किल देयर प्रे, वो कभी अपने जो शिकार उसको मारते नहीं, वो मरा हुआ ही खाते हैं, गिद्धों की. तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल ही लॉजिकल था, ये वाला ऑप्शन जो था. और डी नन ऑफ देम, और नन ऑफ देम तो होगा ही नहीं क्योंकि मेरे को पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. दे आर मेंट टू स्कूप एंड ईट फ्लैश ओनली. ठीक है आगे बढ़ते हैं. एच को देखते हैं. द ऑथर अटेम्प्ट्स टू मेक द रीडर्स डैश थ्रू दिस राइटअप. ऑथर ने क्या करने की कोशिश की है? जो राइटअप किया उसने, जो लिखा है, रिपोर्ट दी है, क्या वो कंसर्न्ड है? नहीं, इतना कोई खास कंसर्न तो नहीं है वो कि वो किस चीज के लिए चिंता कर रहा है. अवेकन्ड है कि वो बहुत जगा हुआ, ऐसा भी नहीं है. वो क्या था? बी इंस्पायर्ड, के इंस्पायर्ड है वल्चर से? नहीं भाई, गिद्धों से इंस्पायर्ड थोड़ी है वो. डी अवेयर, वो क्या करना चाह रहा है? अवेयर करना चाह रहा है. आपने अभी ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो यही तो अवेयर कर रहा है कि भाई जो फिट होता है वही सर्वाइव करता है. तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी हमने पढ़े, बार बार मैं कह रहा हूं, इसमें आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर है. जो आपको पढ़ने को
आपको दिया गया था उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर इनका आंसर नहीं छुपा हुआ है, आपको उसे समझना पड़ेगा। समझ के तो आंसर आ जाएगा लेकिन कॉपी करके आंसर नहीं आएगा। ये फर्क है नए एमसीक्यूज में, इसलिए तैयार हो जाओ मेरे चीतों, इनको समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा, मेरी तरह समझो। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट गिवन इन द पैसेज अबाउट द वल्चर। वल्चर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? ऑप्शन देखना, दे ईट कॉप्स, वो कॉप्स को खाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, जो घोड़ा है गधा है वो घास नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? रोटी खाएगा क्या? दे आर इनॉर्मस, वो इनॉर्मस होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? दे कैन नॉट डाइजेस्ट ड्रग्स, वो ड्रग्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात थी, सेकंड पैराग्राफ में साफ साफ लिखी हुई थी, इंटरेस्टिंग फैक्ट था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसका है? हमारे आई का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द टू मीनिंग्स ऑफ बोस्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। बोस्ट का इस्तेमाल पैसेज में जिस तरह से हुआ है उससे कनेक्ट करते हुए आपको इन दो, यहां पे दो कोई वर्ड है उनको चूज करना है, ठीक है। टू ब्रेज अबाउट वन सेल्फ, टू एक्सेजरेट, पहले ही दो से मुझे आंसर पता चल गया, ज्यादा कुछ देखना भी नहीं पड़ा। भाई क्या होता है? टू एक्सेजरेट करना, बड़ा चढ़ाकर बताना। इसी तरह से टू ब्रेज अबाउट वन सेल्फ, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में वो 1 और 2 हो जाएगा, और जो कि है बी, तो जे का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हमारा ये सी आंसर क्यों नहीं हुआ, डी आंसर क्यों नहीं हुआ, ये सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ डेजिग्नेटेड एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में जो डेजिग्नेटेड का इस्तेमाल हुआ है जिस तरह से, उस तरह से आपको इन नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें इस्तेमाल करना है। डेजिग्नेटेड का वैसे इस्तेमाल किया जाता है किसी पोस्ट पे किसी को लगा देने को डेजिग्नेटेड कह देते हैं। सीएम बना देना, पीएम बना देना, किसी और पोस्ट पे लगा देना, किसी को कलेक्टर बना देना, वहां डेजिग्नेशन आता है, डेजिग्नेटेड होता है, ठीक है। लेकिन पैसेज में डेजिग्नेटेड का इस्तेमाल कुछ अलग हुआ है। फर्स्ट पैसेज जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है एवोल्यूशन हैज डेजिग्नेटेड वल्चर्स टू बी द अल्टीमेट स्कैवेंजर्स। यहां पे तारीफ की गई है, कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, इस तरह से डेजिग्नेटेड का इस्तेमाल हुआ है। और जैसे मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन जो बी है उत्तराखंड, उसमें सिर्फ ऐसे बताया गया कि कहीं कोई तारीफ की गई है, कॉम्प्लीमेंट दिया गया। बाकियों में तो सिर्फ पोस्ट के बारे में ही बताया गया ना, चीफ मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, या फिर क्लास के मॉनिटर के बारे में, ठीक है, वहां पोस्ट के बारे में। लेकिन जिस तरह से पैसेज में बताया गया वो सिर्फ उत्तराखंड वाले में बताया गया है। उत्तराखंड इज डेजिग्नेटेड एज लैंड ऑफ गॉड्स, उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड्स की तरह डेजिग्नेटेड किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह दिया गया था। तो पैसेज में जैसे इस्तेमाल हुआ था, सेक्शन इसमें ऑप्शन बी में इस्तेमाल ऐसा ही हुआ था, तो के का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको ऑप्शन वाले भी करा रहा हूं, इसमें से आपको सिर्फ 10 करने थे लेकिन एक्स्ट्रा करा रहा हूं भाई, ठीक है। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। लास्ट पैराग्राफ जो है हमारे पैसेज का, उसमें क्या मैसेज कन्वे किया गया है देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज नीड टू बी कंट्रोल टू प्रोवाइड वल्चर्स ओपन स्पेसेस टू स्कैन फॉर फूड एंड नेस्ट। इससे ज्यादा अच्छा तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें साफ साफ यही तो कहा गया था लास्ट पैराग्राफ, आपने अगर आराम से पढ़ा हो कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल करना चाहिए ताकि वल्चर्स जो है वो घूम सके, स्कैन कर सके, अपना खाना खा सके, ठीक है। जो नीचे के 3 है वो तो बिल्कुल बकवास है कि वल्चर्स को जैकल्स के द्वारा किल किया जा रहा है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, रिस्पांसिबल है एक्सटिंक्शन के खुद के ही, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल का ए हो जाएगा। बाकी जो बाकी आंसर सही नहीं है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन में जाओगे तो दिख जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कोई आंसर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है दोस्तों। तो ये हमारा पहला पैसेज खत्म होता है। आइए अब देखते हैं दूसरा पैसेज। So guys, we have just completed our first passage, और उसमें हमने देखा कि जो उसके सॉल्यूशन दिए गए थे, उसमें जो आंसर थे, उसमें जो ऑप्शन गलत है वो गलत क्यों है, इसका भी आपको आंसर दिया गया है। तो इस एजुकार्ड के सैंपल पेपर के अंदर इसी तरह के 13 सैंपल पेपर दिए गए हैं, बहुत अच्छे से इनके सॉल्यूशन दिए गए हैं, और उसमें ये जो टेक्निक बताई गई है ना कि आंसर जो गलत है वो गलत क्यों है, ये बड़ी जबरदस्त है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस सैंपल पेपर से, एजुकार्ड के सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इस पे अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे लिंक है, वहां जाके इसको परचेस कर डालो और अच्छे से प्रैक्टिस करना आज से स्टार्ट कर दो, ताकि आपके मार्क्स बढ़िया आ जाए। भाई बहुत अपडेटेड है, अपडेटेड रहना हमें बहुत जरूरी होता है अगर हम स्टूडेंट को एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा सेकंड पैसेज क्या है। सेकंड पैसेज में मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप इसके अंदर कुछ करके दिखाओ, जो मैंने टेक्निक्स आपको बता दी हैं उसको आप भी फॉलो करो। करना क्या, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी कि पैसेज में है क्या। छोटे से पैसेज है भाई, छोटी छोटी बातें की गई हैं, उसको समझने की कोशिश करो, उसका जिस्ट निकालो, निचोड़ निकालो कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड पैसेज है, मैरी के बारे में है। एक मैंने तो पढ़ लिया ना, मैंने पहले पढ़ लिया था, मुझे पता था आप पढ़ोगे अब, तो मैंने पहले पढ़ लिया था। इसमें क्या है, 2 मिनट का टाइम लेके आप पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं इसमें है क्या।
मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं था। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं इसके अंदर क्या था। मैरी एक साइंटिस्ट थी, किस तरह से उन्हें एक वुमन होने की वजह से पढ़ने नहीं दिया गया, किस तरह से वो फिर कहीं और जाके उन्होंने डिग्री हासिल करी, एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनी, कैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, कैसे उन्होंने अपना जीवन साइंटिस्ट बनने में या साइंस की रिसर्च करने में लगाया, इसके बारे में मेन बात की गई है। तो इसमें अगर छोटी सी टेबल देखोगे, देखो टेबल दे दी भाई, टेबल दे दी। अब इसमें आपको थोड़ा नया तरीका है ना, देख पा रहे हो, कुछ नयापन महसूस कर पा रहे हो। टेबल दे दी है जहां पे आपको बता रखा है इवेंट क्या हैपन हुआ, कौन से साल में हुआ, इससे भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि भाई उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल करी, हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई, उनकी मदर जो थी वो दुख से मर गई, उनकी जो सिस्टर थी ब्रोनिया, उन्होंने मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया, और जो मैरी क्यूरी थी वो क्या थी, द फर्स्ट वुमन विद द डिग्री इन फिजिक्स में डिग्री पाने वाली पहली वुमन थी, द फर्स्ट वुमन टू ग्रेजुएट इन फ्रांस में ग्रेजुएट होने वाली पहली वुमन। तो मोटी मोटी बस इसमें जानकारी दी गई है, सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द लाइन शी डिफाइंटली लेफ्ट पोलैंड द वर्ड डिफाइंटली डज नॉट रेफर टू। डिफाइंटली का मतलब क्या नहीं होता, इसका मतलब है कि भाई डिफाइंटली का जो मीनिंग नहीं है इन ऑप्शंस में से कौन कौन सा, भाई रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट का तो मतलब ही होता है कि जब दिल नहीं होता, जबरदस्ती कोई काम होता है। ओपनली का मतलब होता है खुले रूप से, ये है ऐसा जो इसका ऑपोजिट है। तो ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ा, इसका आंसर मुझे क्या मिल गया, डी, ए का डी। इसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं था, बस आपको समझना था कि पैसेज में किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह से आपको इसका मीनिंग निकालना था। नेक्स्ट है हमारा, द इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ मैरी क्यूरी कुड रिवील द फॉलोइंग पॉइंट्स। मैरी क्यूरी की लाइफ से क्या चीजें निकल के सामने आती है। शी वाज डिटरमिन्ड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन। सच बताऊं तो पहली ही लाइन से मुझे इसका आंसर पता चल गया, क्योंकि पढ़ना चाहती थी भाई, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अगर आपने अच्छे से पैसेज को पढ़ा था, थोड़ा बहुत भी पढ़ा था ना, तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी आंसर था, मैं आगे इसमें जाने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। बी का आंसर हो जाएगा ए, बात ही खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मैरी डैश बाय लिविंग पोलैंड एंड ट्रेवलिंग टू फ्रांस टू एंटर द सोर्बन, ठीक है। तो अब इसमें बता रहे कि मैरी कैसा फील कर रही थी, मैरी ने क्या किया था जब वो पोलैंड गई थी, क्या कहते हैं, जब उन्होंने पोलैंड छोड़ा था और ट्रेवल किया था फ्रांस में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था अथॉरिटी को। क्या किया था, चैलेंज किया था अथॉरिटी को, भाई मुझे आप पढ़ने नहीं दे रहे, मैं फ्रांस में जाके ग्रेजुएशन हासिल कर लूंगी, वहां जाके पढ़ लूंगी। तो उन्होंने चैलेंज किया था अथॉरिटी को। अब यहाँ पे बताओ भाई, शी गॉट हैप्पी, वो खुश हो गई थी कि मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। कैसी बातें कर रहे हो। तो इस तरह के बेतुके ऑप्शन दिए गए होते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ आप पढ़ लोगे, समझ लोगे। इसी तरह के दोस्तों बहुत सारे इसके आसान से भी है, मैं चाहता हूं कि कुछ आप भी करो, तो इसलिए भी मैं बीच में थोड़े से बीच में एक दो छोड़ देता हूं ताकि आप समझ पाओ। मैं आता हूं ई पे, आता हूं डी छोड़ देता हूं। डी बहुत आसान है, थोड़ा मजेदार है, आप इसको ट्राई करना। ई देखते हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ द प्रोफेसर। प्रोफेसर की क्वालिटी बतानी और कुछ नहीं। प्रोफेसर कैसा होना चाहिए, लिथार्जिक होना चाहिए, थका हुआ होना चाहिए, एक बैड स्टूडेंट होना चाहिए, है ना, और बहुत डिस्ट्रेस रहना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो, सीधी सी बात है। प्रोफेसर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, थर्ड पॉइंट है हमारा, एक्सपीरियंट होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी, ई का सी आंसर हो जाएगा, बात ही खत्म, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, जो आपको मैं आप होमवर्क दे रहा हूं ना, आप कमेंट में उसका आंसर लिखोगे। कुछ समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पर्सन में जाके पूछ सकते हो, डियर सर काशिफ की आईडी है, वहां जाके मुझे मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत आती है, लेकिन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। नेक्स्ट है हमारा, Even though she became fatally ill by working with radium, Marie Curie was never। रेडियम एक नाम का एक मेटल होता है, कोई एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसके जो हानिकारक प्रभाव थे, इफेक्ट से वो उसको पड़ गए थे। जो हमारी मैरी थी वो बहुत इल हो गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने was never, वो कभी भी डिसइल्यूजन नहीं हुई थी। वो क्या हुई थी, डिसइल्यूजन, मतलब वो बहकी नहीं थी, वो अपने काम से हटी नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ था, ठीक है, अपने रास्ते से हटी नहीं थी। तो ये इसका आंसर होना था। तो मैंने कुछ ज्यादा पढ़ने की कोशिश भी नहीं की थी, पढ़ने की जरूरत भी नहीं, चीयरफुल हो गई थी, मतलब खुश हो गए। कैसी बात है, बीमार पड़ के कोई खुश होता है, तो बेकार के इसमें पॉइंट थे। तो डिसइल्यूजन वर्ड पैसेज में यूज हुआ है, साफ यूज हुआ है। अगर आप जाके देखोगे तो इसमें लिखा हुआ भी है कि वो डिसइल्यूजन नहीं हुई थी। ये लिखा आपका थर्ड लास्ट लाइन में, शी नेवर बिकेम डिसइल्यूजन। तो बीच बीच में इन्होंने आसान सवाल भी डाले हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बहुत आसान सवाल है, तो फैक्ट वाले कि भाई कितने साल उनकी मैरिज चली थी, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा, बहुत इजी है। इसी तरह से उनकी जो माँ थी वो क्या हो गई थी जब उनकी आफ्टर द डेथ ऑफ, जो डेथ हुई थी उनकी सिस्टर्स की, जो हुई थी डॉटर्स की डेथ हुई थी, किसकी डेथ हुई थी जरा पैसेज में जाके चेक कर लेना, आप बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, मैं भी नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह से छोटे छोटे से आंसर हैं, जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके, जो बहुत ही ईजी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनके आंसर कर पाओगे, बहुत आसान है ये वाला पैसेज, रिलेटिवली काफी ईजी है। जो इसके
टफ क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी के आंसर आप जल्दी से छांट के मुझे बताओगे, होमवर्क करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, इसको समझ पाओगे। आइए अब देखते हैं हमारा लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में आपका ये लेंचो वाला सवाल, लेंचो वाला जो चैप्टर है ना वो वाला है। उसमें क्या हुआ था भाई, लेंचो खत लिखता है भगवान को कि मुझे पैसों की जरूरत है, किसान होता है लेंचो, भगवान उसको वो पोस्ट मास्टर के पास वो चिट्ठी जाती है, पोस्ट मास्टर देखता है उसको, उस पर तरस आ जाता है उसकी मासूमियत पे, पोस्ट मास्टर अपनी जेब से उसको पैसे दे देता है, इस तरह की कहानी है ना। और लेंचो फिर कहता है बस इतने से पैसे दिए थे, मैं तो ज्यादा की रिक्वायरमेंट थी मेरी, तो ये वाली कहानी है ना लेंचो वाली, वो कहानी है। उसके ऊपर अगर आपको इसका लॉन्ग आंसर याद है, इसकी कहानी पता है ना, तो पैसेज देखने की भी जरूरत है, सही आंसर ले दोगे, क्योंकि एमसीक्यूज ही तो हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है भाई, मैंने आपको कहानी बता दी, पैसेज आप आराम से पढ़ लेना, यहां मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा। पहला सवाल है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो ने कैसा फील किया था जब उसने पैसे को काउंट किया था? खुश हो गया था वो? नहीं। आंसर देखो लिखा, ही वाज प्लीज, बड़ा खुश हो गया था, अरे कम पैसे भेज दिए मजा आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ही वाज नॉट बॉदर्ड, उसका परवाह नहीं थी, अरे कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत है भाई के पास, ऐसा हुआ था भाई? ऐसा भी नहीं हुआ था। दो ऑप्शन तो ये कट हो गए, बी और डी। ही वाज इनरेज्ड था वो, बहुत ज्यादा गुस्से में था, बड़ा परेशान था, भैया क्या ये कितने कम पैसे भेजे हमको ज्यादा चाहिए थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना था। ठीक है, एस्टोनिश्ड नहीं था वो, एस्टोनिश्ड वर्ड ही गलत था यहाँ पे, इसका तो कोई बनता ही नहीं ना, एस्टोनिश्ड थोड़ी था वो। नेक्स्ट है हमारा, चूज ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। ऐसी स्टेटमेंट बतानी जो ट्रू नहीं है। पहला, लेंचो वाज वेरी कैजुअल इन हिज ड्यूटीज। क्या वो अपनी ड्यूटीज में कैजुअल था? नहीं भाई, कैजुअल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे थोड़ी कि हाँ नहीं वो अपने काम नहीं सही से करता था, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता था, तो पहला तो गलत है, पहला नॉट ट्रू है। दूसरा है हमारा, लेंचो वाज अ सिंपल प्योर हार्ट। ये सच है भाई, बड़े प्योर हार्ट का सच्चे दिल वाला आदमी था, चिट्ठी लिख रहा था गॉड को। तीसरा, लेंचो वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी द अमाउंट। पैसे देखते खुश हो गया, कितने सारे पैसे, ऐसा थोड़ी हुआ था, वो एनरेज्ड था। तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, 3 और आ जाएगा। और जैसे 1 और 3 आया, 4 अपने आप ही आ जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं थी दोस्तों। तो हमारा बी का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अरे फोटो दे रखी है, अरे भाई क्या लिखा हुआ है देखते हैं। देखो मजेदार तरीका देखो सवाल पूछने का, कितना डिफरेंट सवाल पूछा हुआ है। यहाँ पे फोटो बना रखी है, कहा है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियन। फैक्ट्स होंगे, आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए होंगे और एक ओपिनियन होगा। क्या फैक्ट्स दिए होंगे और किसी का वहां पे एक ओपिनियन होगा। इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। पहले है हमारा, लेंचो फैमिली बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम। लेंचो की फैमिली बिलीव करती थी गॉड उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। लेंचो वाज नॉट अ वाइज फार्मर। लेंचो एक वाइज फार्मर नहीं था, बुद्धिमान फार्मर नहीं था। तीसरा, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड हिम 70 पैसों। लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड को रिक्वेस्ट करते हुए कि मुझे 70 पैसे की जरूरत है। पोस्ट मास्टर वाज अ मैच्योर एंड काइंड हार्टेड पर्सन एज वी कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो। पोस्ट मास्टर बहुत काइंड हार्टेड था, वो समझ गया था लेंचो की प्रॉब्लम को। ठीक है, अब फैक्ट्स अलग करने और लास्ट में एक ओपिनियन देना है। तो इसमें ओपिनियन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये तो आ रहा है, लेंचो वाज नॉट अ वाइज फार्मर। बात ही खत्म हो गई ना, लेंचो क्या था, वाइज फार्मर नहीं था, यही तो ओपिनियन बन रहा है। ओपिनियन ये पोस्ट मास्टर का थोड़ी बनेगा, पोस्ट मास्टर बड़ा काइंड हार्टेड था, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। तो जो हमारा ओपिनियन है वो सेकंड हो रहा है। और अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है सेकंड ओपिनियन कहां पर है। बी ऑप्शन में सेकंड ओपिनियन दिख रहा है। देखो कितना चालाकी से आंसर पकड़ा है मैंने, देखा आपने, चालाकी से आंसर पकड़ लिया कि भाई ओपिनियन क्या हो सकता है। ओपिनियन ये थोड़ी होगा कि लेंचो ने खत लिखा, ये किसी का ओपिनियन होता है। कि ओपिनियन तो ये होता है भैया ये आदमी समझदार है, ये बेवकूफ है, ये बहुत चालाक है, ये बहुत दुखी है, यही तो ओपिनियन होते हैं ना मेरे। ये मुजरिम है, ये मुजरिम नहीं है। तो इसी तरह से भाई लेंचो क्या था, वाइज फार्मर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी का बी हो जाएगा। और देख रहे हो कि एमसीक्यू कितने डिफरेंट आ रहे हैं। और ये एजुकार्ड की बुक है भाई, इसमें इन लोगों ने ये सारी चीजें कवर कर रखी है ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए, आप अच्छे नंबर लेके आओ। नेक्स्ट हमारा, विच वर्ड डज कंटेनमेंट नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट टू। कि जो कंटेनमेंट वर्ड है ये किसके कॉरेस्पॉन्ड में नहीं है, ये बताना। पहला है रिलैक्स्ड, हैप्पी, सेटिस्फाइड, सैड। अब इसमें बताना कि भाई कौन कॉरेस्पॉन्ड नहीं है, मतलब कौन समान नहीं, एक तरह से इस तरह से समझ लो इसको। रिलैक्स नहीं, कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, खुश होना, बढ़िया से होना। ठीक है, रिलैक्स, सेटिस्फाइड ये तो समान है इसके, हैप्पी ये तीनों ही समान है। सैड मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, तो सीधा आंसर तो सैड है। अगर आपको इसकी वोकैबुलरी अच्छी आती तो आप पढ़ लेते, इसको समझ लेते। फिर एक मरियल सा सवाल है, लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर। लेंचो ने कितने पैसों के लिए गॉड को कहा था, सीधी सी बात थी 100 रुपए के लिए, 100 पैसों के लिए बोला था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिना देखे 100 पैसे हो जाएगा। बहुत मरियल से सवाल है, बहुत आसान होता है ये, इसमें स्कोर करना बहुत आसान है क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, कहानी पता है, उसके ऊपर ही आपके सवाल पूछे गए। अब नेक्स्ट आती है हमारी पोयम। पोयम के अंदर एक मजेदार बात ये होती है कि पोयम के ना कुछ लाइंस हमें दी गई होती हैं और उनके ऊपर सवाल पूछा गया होता है। ऐसा नहीं होता, लाइंस जो आपको दी गई होती है, जो स्टैंजा दिए गए होते हैं उस पे सवाल नहीं होते, पोयम पे, पूरी पोयम पे सवाल होते हैं एक्चुअली। तो इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना है, हमें इस भ्रम में नहीं रहना है कि जो लाइंस हमें 2-3 दी गई होती हैं उसके ही बेस पे सवाल है, पूरी पोयम पे कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री।
ठीक है, कि क्रो था, उसने क्या किया था, कुछ बर्फ गिरा दी थी मेरे ऊपर, स्नो गिर गई थी, एक हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, तो पहला सवाल है, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड शुक फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू द पोएम। पोएम के रिस्पेक्ट में, कि पोएम के अंदर कैसे इस्तेमाल हुआ शुक का, आपको बताना है। यहां पे उसका सिनोनिम, सरप्राइज हो जाना, नहीं सरप्राइज तो नहीं हुआ था वो। शिफ्ट हो जाना, नहीं शिफ्ट भी नहीं हुआ था कहीं। डिस्टॉर्ट हो जाना, डिस्टॉर्ट भी। थ्रो, कहीं ना कहीं उसने थ्रो की थी, क्या थी, जो स्नो थी वो थ्रो हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक आंसर डी हो जाएगा। देख रहे हो, वोकैबुलरी का काम हो रहा था अभी फिलहाल। नेक्स्ट हमारा, व्हाट्स द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, इस तरह से है ना, ए बी, इस तरह से ही तो हो रहा है, देखते पता चल गया। देखो, क्रो, फिर आया मी, फिर स्नो, फिर ई, इस तरह से बन रही है इसकी राइम्स जो बन रही है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी, बी का सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा। यहां पे ए और ए यानी फर्स्ट और थर्ड आपस में कॉमन ही तो राइम्स दे रहे हैं ना, स्नो, क्रो। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा, दिस स्टैंजा ब्रिंग्स आउट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। ये जो स्टैंजा है ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता है किसके, किस चीज के बीच में बना रहा है, बैड ओमेन एंड जॉय, या हैप्पीनेस एंड हनी, नहीं हैप्पीनेस एंड हनी तो नहीं था, पॉइजन एंड जॉय, क्योंकि जो थी थोड़ी सी उसको बैड ओमन माना जाता है जब इस तरह से कोई क्रो फेंक देता है। बैड ओमन एंड फियर, नहीं डर भी नहीं था। पॉइजन एंड जॉय, नहीं जहर भी नहीं था। बैड ओमन एंड जॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी का ए हो जाएगा। व्हाट्स द पोएट नॉट लाइकली टू से टू द रीडर्स। रीडर से पोएट क्या नहीं कहना चाहता, क्या बात वो नहीं कहना चाह रहा, ये बताना है। द क्रो थ्रू स्नो ओवर द पोएट, ये बात तो कहना चाहता है भैया उसने स्नो गिराई थी भाई, जो क्रो था। द क्रो वाज सिटिंग ओवर द बेनियन ट्री, बेनियन ट्री पे बैठा हुआ था, वो ये नहीं कहना चाहता बस। द क्रो रिप्रेजेंटेड डिस्पेयर, ये तो कहना चाहता है डिस्पेयर कंप्लीट लॉस को दिखाता है। द हैमलॉक ट्री रिप्रेजेंटेड बैड ओमेन, ये भी बता रहा है कि भाई हैमलॉक ट्री जो है वो मनुष्यत को दिखाता है। तो ये तीन बातें तो ठीक थी, लेकिन जो दूसरी बात थी ना वो बेनियन ट्री वाली, वो गलत थी। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। जो डस्ट थी स्नो की, उसने पोएट को किस तरह से इफेक्ट किया, प्रभावित किया। तो क्या हुआ था, ही गॉट एंग्री, उसे बड़ा गुस्सा आ गया था, नहीं ऐसा नहीं था। ही बिकेम अनहैप्पी, नहीं वो रोने लगा था, नहीं फुट फुट के रोने लगा था ना, अनहैप्पी हो गया था, नहीं भाई ऐसा भी नहीं हुआ था। He felt now something bad will happen, वो परेशान हो गया था कि अब मेरे साथ बुरा होगा, मेरे बिल्ली रास्ता काट गई, इस तरह से कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। He realized there is joy in everything, उसने ये रियलाइज किया कि हर चीज के अंदर मजा है, ये उसने रियलाइज किया। और याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर ये वैसे भी होना चाहिए था। क्यों, कि जो पोएट होते हैं, ऑथर होते हैं, उनकी थोड़ी सोच अलग होती है, वो हर चीज में ब्यूटी देख रहे होते हैं, मजेदार चीजें देख रहे होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एडवेंचर कर रहे होते हैं। तो यहाँ आंसर वैसे भी यही होना चाहिए था कि वो मजेदार चीजें देख रहा था, ब्यूटी देख रहा था, नेचर देख रहा था। ठीक है, तो हम समझ गए थे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ई का डी होना चाहिए था। बड़ा सिंपल था, 5 नंबर का हलवा था, तो ये 10 नंबर का हलवा मैंने आपको खिला दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये पार्ट ए का 40 नंबर में से 30 नंबर अच्छे से कवर करा दिए, उसको आप बड़े मजेदार तरीके से समझ पाए हो। और मुझे आगे भी उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे। एजुगार्ड का सैंपल पेपर आप खरीद लोगे, इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बड़ा फायदा होगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। स्टिल कोई भी डाउट आता है तो मैंने आपसे कहा है कि आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में सही आंसर बताना, होमवर्क मुझे दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।